यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिभुवन अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने भगवद गीता की पॉडकास्ट शुरू करी हुई है और आज मेरा ये चौथा पॉडकास्ट आ रहा है। इस चौथे पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जो चौथा पॉडकास्ट है वो है जी चैप्टर 1 श्लोक 1.3 यानी कि वर्सेस 1.3 का आज हम विश्लेषण करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1.1 और वर्सेस 1.2 का हम विश्लेषण कर चुके हैं। कुछ रियल टाइप स्टोरीज के साथ हमने नॉट ए स्टोरी, रियल लाइफ की जो रियल सिनेरियो थे वर्ल्ड के, दुनिया के, उनको रिलेट किया था और उससे कुछ ज्ञान और शिक्षा हमें मिला। तो अभी जो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो है जी चैप्टर 1.3। इसमें क्या है कि जो हमारे इस श्लोक में जो है धृतराष्ट्र के द्वारा संजय से पूछा जाता है कि वो संजय को पूछते हैं कि हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे द्रुपद के पुत्र द्वारा आपके बुद्धिमान शिष्य द्वारा, वो उसको तंज कसते हैं, आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा उसे व्यवस्थित किया गया है। तो ये श्लोक हमारे को संदेश देता है कि सफलता केवल संख्या बल पर निर्भर नहीं करती है लाइफ में, बल्कि एक सुव्यवस्थित, संगठित और रणनीतिक योजना से आपको उत्कृष्ट नेतृत्व के ऊपर आपकी सफलता जो है वो निर्भर करती है। तो आइए इस श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं कि रियल जीवन में हमारे को क्या मार्गदर्शन मिलता है। तो जैसा कि मैं फिर से ये एम्फेसाइज करता हूँ कि भगवद गीता हमारा सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ जिसको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया, उनके द्वारा गाए गए गीत, उनके द्वारा दी गई शिक्षा और ऐसे वक्त में दी गई शिक्षा जहाँ पर कि जो है आपका अंतर्द्वंद चल रहा है और एक ऐसी भयानक परिस्थिति जो है सामना अर्जुन कर रहा है, तो उनको जो उन्होंने समझाया उसके ऊपर है। पॉडकास्ट और श्लोक में जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने ज़्यादा मेरे इस पॉडकास्ट से जुड़ेंगे, इंटरैक्टिव होंगे। जब मैं इंटरैक्टिव होने की बात करता हूँ तो मेरा इंटरैक्टिव होने से मतलब है कि आप भी अपने जो रियल लाइफ के इश्यूज हैं वो बता सकते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न आता है वो बता सकते हैं, और या आपको लगता है कि जो ये श्लोक है ये किसी इशू के साथ आपका फिट बैठता है तो आप उसको बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आज के इस पॉडकास्ट में जाने से पहले, उस श्लोक में जाने से पहले मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी क्लैरिटी के साथ आपको देखना आ रहा होगा। ये मेरे पास एक प्रश्न, हमारे जो व्यूअर हैं इनका नाम है जयकांत शर्मा जी। जयकांत शर्मा जी का प्रश्न मेरे पास आया है, क्या आप बता सकते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार उठाने से क्यों मना किया था? आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। तो जयकांत शर्मा जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा, इस पॉडकास्ट में तो नहीं, लेकिन एक अलग से इस प्रश्न का, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके कई सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलू हैं। उन सब पर चर्चा करने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट का आपका वीडियो बनने वाला है। तो इसीलिए मैं इस प्रश्न को फिर लूँगा, अलग से इसके लिए बनाऊँगा और आपको इन्फॉर्म करूँगा। और मैं सिर्फ अभी इतना इसलिए बता रहा हूँ कि जो है
जैसे हमारे जयकांत शर्मा जी ने मुझे हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने प्रश्न भेजा, ऐसे ही आप भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। उनका जवाब मैं ज़रूर आपको दूंगा और पूरा विस्तृत में जवाब दूंगा। तो चलिए अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले हम चल पड़ते हैं अपने भगवद गीता के, जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर 1 श्लोक 1.3 और भगवद गीता का ये पहला अध्याय है इसका। तो मैं आपको जो है सबसे पहले श्लोक में लेके चलता हूँ। तो आप श्लोक देखें, श्लोक मैंने आपके सामने जो है स्क्रीन पे लेकर आ गया हूँ। और जैसा कि मेरा पैटर्न बिल्कुल वही है, संस्कृत, हिंदी, अर्थ और इंग्लिश, ये तीनों में आपको जो है वो मिलेगा। और जिसको जो समझना है वो आराम से समझ सकता है और उसकी व्याख्या को अपने तरीके से समझ भी सकता है। लेकिन मेरा जो पैटर्न है वो पैटर्न यही है कि मैं आपको जो रियल लाइफ के जो इश्यूज हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से भगवद गीता आपने कई बार पढ़ी होगी, कई तरह की व्याख्याएं आपको ऑलरेडी नेट पर भी अवेलेबल हैं और आपको जो है बहुत सारी किताबों में भी मिल जाती हैं। तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। सबसे पहले संस्कृत श्लोक को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्यः महति चुचूम व्यूणाम द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। तो जो है आचार्य, वो आचार्य से पूछते हैं, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिससे द्रुपद के पुत्र द्वारा आपके बुद्धिमान शिष्य द्वारा व्यवस्थित किया गया है। तो ये तो हो गया जी इसका हिंदी अर्थ। और इंग्लिश में भी बिल्कुल अगर आप इसको बोलना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में समझना चाहें, तो इसका मतलब है, ओ टीचर, behold the great army of the son of Pandu arranged in military formation by the son of Drupada, your wise disciple। तो ये इंग्लिश का इसका अर्थ हो गया। अब हम जो है इसकी थोड़ा सा व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो व्याख्या, अब हम इसके डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं। तो इस श्लोक से आपको 3 चीज़ें मुख्य रूप से, इसमें 3 बातें निकल के इस श्लोक से आती हैं। पहला है आपका स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रणनीतिक संगठन। यानी कि आपको जो है ये हाईलाइट किया गया है कि आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी आपको चीज़ें छेड़ने से पहले आपकी स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मतलब उसमें कुछ लोग होने चाहिए जिनको आप जो है कार्यों को बांट देते हैं, वो होता है स्ट्रेटजिक संगठन, राइट। तो वहाँ पर कहा गया कि जो पांडवों की सेना थी वो व्यवस्थित थी बिल्कुल, और हर एक को उसके अंदर काम दिया गया था, उनको काम सौंपा गया था। उस पर उसकी सुव्यवस्था के ऊपर और सुव्यवस्थित रणनीति के ऊपर पहला पॉइंट, यहाँ पर पहला जो व्याख्या है वो ये है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप लीडरशिप एंड लीडरशिप, यानी कि मार्गदर्शन और नेतृत्व का बड़ा महत्व होता है जब भी आप कोई इस तरह की स्ट्रेटजी इस तरह के किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। यानी कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई मेंटोर आपके पास होना चाहिए और एक ऐसा लीडर आपके पास होना चाहिए जो आपको जो है कंट्रोल करे, सबको जो है व्यवस्थित करे, सबके साथ तालमेल बैठाए। तो यहाँ पर भी आपने देखा द्रुपद के पुत्र द्वारा सेना का गठन इस बात को दर्शाता है कि प्रभावी नेतृत्व और सही मार्गदर्शन सफलता के लिए अनिवार्य है। यह होगी दूसरी बात, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप एंड लीडरशिप। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, कोई संगठन को आप खड़ा कर रहे हैं। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जो व्यवहारिक जीवन में भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या?
क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि कौरवों के पास थे 100 पुत्र थे और यहाँ थे आपके केवल 5, बट बहुत क्वालिटी के लोग, उनका बल के तौर पर आप देख लें, उनकी समझ के तौर पर देख लें, उनकी रणनीति वो कैसे बनाते थे उसको आप देख लें, बहुत व्यवस्थित वो लोग थे। तो इससे यहाँ पर से ये बात निकलती है और इस श्लोक में ये जोर दिया गया है कि एक बुद्धिमानी से व्यवस्थित सेना जो है बड़ी अव्यवस्थित सेना पर भारी पड़ सकती है, और आपका जो है, जो आपकी गुणवत्ता है वो, यानी कि क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी, यानी कि आपके पास कम लोग हैं लेकिन वो क्वालिटी के डिलीवर करने वाले लोग होने चाहिए। तो आपके रियल लाइफ में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैं आपको सिर्फ इसमें अभी मैं इसको जो है आपकी वास्तविक जीवन से भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ और आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ कि ये कैसे है। तो पहले तो आपको मैंने 3 बातें इंपॉर्टेंट बता दी। अब आप देखें, इसको एक केस स्टडी उठाते हैं। तो मैं एक केस स्टडी आपके लिए आज लेकर आया हूँ, वो है रियल लाइफ केस स्टडी है, वो भी रियल सिनेरियो की केस स्टडी है। तो आपने स्पॉटिफाई म्यूजिक कंपनी का नाम सुना होगा, राइट? वर्ल्ड की मैं समझता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी है स्पॉटिफाई। तो इसका जो संगठन है, इसका जो कार्य करने का तरीका है, जो लोग जिस तरीके से इसको चलाते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। क्या बोलूँ, इंडस्ट्री में वो मिसाल है प्रोफेशनल इस व्यवस्था के अंदर। तो वहाँ पर क्या है कि जो ये स्पॉटिफाई है जो मैंने आपको बताया, वो दुनिया की एक प्रमुख जो है मेन वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, वन ऑफ द फेमस जो है संगीत स्ट्रीमिंग कंपनी है। अपनी उसका सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था कि उसने एक ऐसा संगठन बनाया अपने कर्मचारियों का, उसका एक नया मॉडल उसने दिया। उन्होंने क्या कहा कि एक पूरी टीम बनाई, उसके बजाय एक बड़ी टीम को बना करके, जो नॉर्मली कंपनीज में होता है, सीईओ होता है, उसके बाद जो है आपका उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, फिर लाइन मैनेजर, फिर आपके पीपल मैनेजर, और उसके नीचे फिर एसएमईज की लाइन में, आईटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, ऐसे करके आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है और सीईओ जो है पूरी कंपनी को चला रहा होता है। तो ये इस लीक से हट करके ये जो स्पॉटिफाई है, इसने अपना एक नया मॉडल बनाया। वो कैसे भाई? एक बड़ी एकीकृत टीम के प्रबंधन के बजाय उसने क्या करा, स्पॉटिफाई में अपने कर्मचारियों को छोटे छोटे स्वतंत्र इकाई में बांट दिया, यानी कि इंडिपेंडेंट ग्रुप बना दिया। आप ये कह सकते हो कि एक 5 लोगों का एक जो है स्टार्टअप, मतलब एक नया स्टार्टअप बन गया। पेरेंट आप हैं स्पॉटिफाई, उसके नीचे आपने एक जो है फ्रेंचाइजी टाइप की बना दी। फ्रेंचाइजी नहीं कहूँगा, फ्रेंचाइजी तो वो होती है जो आपको उस प्रोडक्ट को लेकर के बेचती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसे छोटे छोटे आपने स्टार्टअप टाइप के बना दिए, है ना। और उसको वो कहते हैं बेसिकली उनकी लैंग्वेज में जो इंडिपेंडेंट काम करेंगे, 5 लोग होंगे, 5 लोग अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे, जिसको वो स्क्वाड बोलते हैं, स्क्वाड, राइट। तो स्क्वाड्स कहा जाता है। और प्रत्येक स्क्वाड को, जो हर एक स्क्वाड है, उसको आप एक छोटा स्टार्टअप समझ सकते हैं। और वो क्या करता है कि स्वतंत्र रूप से काम करेगा। मतलब आप जो वहाँ पर क्या क्या काम होते हैं भाई, म्यूजिक कंपनी है तो आपका डिज़ाइनिंग होती है, इंजीनियरिंग होती है, मार्केटिंग होती है, डेटा एनालिसिस होता है, और इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों में वो विशेषज्ञ कुछ लोग बैठते हैं। जैसे 1 2 3 4, एक हो गया डेटा साइंटिस्ट हो गया, एक जो है डिज़ाइनिंग वाला हो गया। तो ऐसे करके कुछ 5-7 लोग ऐसे मिल करके आपने एक इकाई बना दी। अब ये इकाई फंक्शन का, ये जो आपकी स्क्वाड है ये फंक्शन कैसे करती है, इसके लिए आपने जो है इंडस्ट्री में एक टर्म सुनी होगी जिसको हम कहते हैं एजाइल कोच। बहुत फेमस टर्म है, जो लोग इंडस्ट्री में हैं। और हर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आईटी
आईटी में तो है ही है, आईटी के अलावा जो बाकी इंडस्ट्री है वहाँ भी आपका एजाइल कोच होता है। तो एजाइल कोच का मतलब है कि वो छोटी छोटी जो इकाइयाँ आपकी हैं उनको मेंटोर करता है और उनको गाइड करता है कि भैया ऐसे करो, ये आपका डेटा है, इसको ऐसे लाओ। मतलब उसको हम कहते हैं एजाइल कोच। उसके मार्गदर्शन में वो छोटी छोटी इकाइयाँ जो है काम करती हैं। आप समझ गए कि संगठन कैसे, मतलब उस कंपनी का, स्पॉटिफाई का मतलब वर्किंग कल्चर क्या है। वो कंपनी एक ऐसी नहीं है कि सीईओ है, उसके नीचे 4 नेक्स्ट लाइन के मैनेजमेंट है, फिर उसके नीचे अगली लाइन के मैनेजमेंट है, उसके नीचे अलग, फिर नीचे वर्कर हैं। ऐसे वाला मॉडल नहीं, बल्कि स्वतंत्र इकाई, सेपरेट स्क्वाड बना दिया। उसको एक आदमी, एक एजाइल कोच सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। सपोज करो कि स्पॉटिफाई में 100 ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, एक एजाइल कोच है जो 100 इकाइयों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इससे जो है आपका ऐसा ही, इससे क्या हुआ कि स्पॉटिफाई का जो काम करने का तरीका था, उसकी जो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग में रिवॉल्यूशन थी, वो पूरे दुनिया आज उसको जानती है। तो ये मैंने कोशिश करी है रिलेट करने की आपके इस श्लोक से, जहाँ पर कि जो है बिल्कुल वैसे ही जो है पांडवों की 5 लोगों में व्यवस्थित, उनको मेंटोर करते हैं जो है कृष्ण, और जो है उनकी पूरी जो है संगठनात्मक जो गठन है वो ऐसे ही चलाते हैं। तो ये था जी रियल लाइफ की स्टोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको भी कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं और आपको लगता है कि इस श्लोक पे कुछ ऐसा जो है चीज़ें आपको कुछ और बढ़िया, इससे बेटर एग्जाम्पल या रियल सिनेरियो, जैसा मैंने आपको बताया, मैं रियल सिनेरियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कोई स्टोरी नहीं है, कोई जो है ऐसा काल्पनिक स्टोरी नहीं है। काल्पनिक वाली भी बन सकती हैं कि भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उस तरह के भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आप उनको गूगल करके देखें। आप उनको गूगल करके जब देखेंगे, उनकी कुछ कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको ये चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। तो चलिए, अब आपके सामने मैंने फिर से एक स्क्रीन फ्लैप कर दी है। तो यहाँ पर मुझे, मतलब यहाँ पर मेरे लिए लर्निंग क्या थी, मेरी मेन सीख क्या थी, मैं पहले भी इन पर आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। 3 चीज़ें बहुत व्यवस्थित, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ की, यानी कि वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड टीम कैन ओवरकम ऑल द चैलेंजेस whichever and whether it is a numerical, and you will see the numerical advantages जो हैं आपके, उसको ओवरसीट करता है, राइट। तो व्यवस्थित सेना बड़ी, अव्यवस्थित सेना पर हमेशा जो है भारी पड़ेगी, ये कंफर्म है। और कुरुक्षेत्र में ये आपने देखा, 5 पांडवों की सेना जो है कौरवों की 100 लोगों की सेना के ऊपर बहुत भारी पड़ा, है ना। सेकंड, इसमें इम्पॉर्टेंट सीख है आपकी जो है लीडरशिप एंड मेंटोरशिप। आपको एक अच्छा लीडर आपके पास होना चाहिए और एक जो है आपको मेंटोर होना चाहिए। मेंटोर का मतलब है जो सही आपको रास्ता दिखाए, आपको बताए कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। तो वो उनकी बिल्कुल स्ट्रेटजी इसीलिए तो वो जो है उस युद्ध को जीते, उस धर्म युद्ध को जीते। तो ये आपको रियल जीवन में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पर कौन था वो मैंने आपको बताया। अब जो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी इस श्लोक से। तो जो आपकी क्वालिटी है वो मैटर करती है आपकी क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। आपने कोई स्ट्रक्चर शुरू किया, कोई काम शुरू किया और आपने बहुत सारे लोग रख दिए, तो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, भाई मेरा आउटकम बहुत अच्छा आएगा, ज़रूरी नहीं है। और ये हो सकता है कि वही काम, उसी तरह का काम आप शुरू करते हो और आपके पास बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, यानी कि उनकी जो डिलीवरी की क्वालिटी है, जिस तरीके का वो काम डिलीवर करते हैं, वो आपको हो सकता है कि 5 लोग ही दे रहे हों 100 लोगों के बराबर। ऐसा ही यहाँ पर इस जो है आपके श्लोक में, इस महाभारत के इस युद्ध में यही सिचुएशन जो है वो लोगों के सामने, आपके सामने थी और ये रियल लाइफ से
इसको आपने कैसे जोड़ सकते हैं ये मैंने आपको बताया, रियल सिनेरियो को मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 1.3 वाला जो पॉडकास्ट है उससे आपको ये 3 चीज़ों की जो जानकारी है वो बहुत अच्छे जानकारी आपके, या सीख मैं कहूँगा, वो आपके रियल लाइफ में भी अगर आप उन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उन सिद्धांतों को मानते हैं, तो आपको आपके जो है वास्तविक जीवन में भी इसका महत्व मिलेगा और इसका बेनिफिट मिलेगा। और आपको सफल होने में, चाहे आप एक पेशेवर व्यक्तित्व हैं, चाहे आप अपना फैमिली का बिजनेस चला रहे हैं, चाहे आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, यह हर जगह आपकी 3 चीज़ें आपको जो है हमेशा मदद करने वाली हैं। तो चलिए इस एपिसोड को, पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करता हूं और फिर मुलाकात होगी एक अगले नए पॉडकास्ट में, और उसमें होने वाला है और मज़ा आने वाला है। और जैसे जैसे हम इस गीता के श्लोकों पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। आप ऐसे ही रियल सिनेरियो को सुनते चले जाएंगे और आपके लिए चीज़ें पूरी, आप ऐसे समझ लीजिए कि नॉलेज का एक भंडार बनता चला जाएगा। तो आप इंतज़ार कीजिए अगला पॉडकास्ट जो है चैप्टर 1.4। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और जो आपकी आध्यात्मिक जो चेतना है उसको जगा के रखें, और साथ में इस भगवद गीता के प्रभाव में बहते चले जाएं। यही मेरी आप सबसे कामना है, आप सबके लिए कामना है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको भी शेयर करते चलता हूँ और आप भी इसका फ़ायदा उठाते चलिए। जो लोग मेरे पॉडकास्ट से जुड़ते हैं उनके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे जी।